हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में जानेंगे कि झारखंड के इतिहास की बात करें तो क्षेत्रीय राजवंशों का एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। झारखंड के राजनीतिक इतिहास तो क्षेत्रीय राजवंशों से ही शुरुआत होता है। इसलिए झारखंड इतिहास को जानने के लिए हमें झारखंड के राजवंशों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और एग्ज़ाम में इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले झारखंड में जब भी राज्य निर्माण की बात होगी तो सबसे पहले मुंडाओं की बात होगी, क्योंकि मुंडाओं ने ही सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। चलिए आगे देखते हैं और आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है झारखंड का मुंडा राज, दूसरा है छोटा नागपुर का खास नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और चौथा है सिंहभूम का सिंह वंश। इन सभी को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। झारखंड का मुंडा राज। झारखंड का मुंडा राज झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। रीता मुंडा या अरिसा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। रीसा मुंडा ने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इस नव स्थापित राज्य का नाम सूतिया पाहन के नाम से पर सूतिया नाखंड रखा। सूतिया नाखंड नामक इस राज्य को सूतिया पाहन ने 7 गढ़ों और 21 परगना में विभाजित किया था। 7 गढ़ों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं। पहला है लोहागढ़ का राजधानी कहाँ था? लोहरदगा। दूसरा है पालूनगढ़ जिसका राजधानी पलामू। हजारीबाग जिसका मुख्यालय हजारीबाग ही था। चौथा है सिंहगढ़ जिसका मुख्यालय सिंहगढ़ था। पांचवा है मानगढ़ जिसका मुख्यालय मानभूम था। छठा है सुरगुमगढ़ जिसका मुख्यालय सुरगुजा था। और आखिरी है 7वां केसलगढ़ जिसका मुख्यालय केसलगढ़ था। यह राज्य अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं रह सका तथा इस राज्य का अंतिम राजा मदरा मुंडा हुआ। इस राज्य का अंतिम राजा कौन हुआ? तो मदरा मुंडा। अब है छोटा नागपुर खास का नागवंश। छोटा नागपुर का खास वंश नागवंश की अगर बात करें तो सबसे पहले राजा का नाम आता है फनी मुकुट राय। मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया। अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा व अन्य नेताओं की सर्वसम्मति से 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया, जिसने नागवंशी राज्य की स्थापना की थी। नागवंशी राज्य की स्थापना करने का श्रेय अगर जाता है तो वो है फनी मुकुट राय तथा सुत्याम्बे को अपने राजधानी बनाया। फनी मुकुट राय ने सुत्याम्बे को अपने राजधानी बनाया था। जनरल रीड के अनुसार 10वीं सदी ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना की गई। फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। आदि पुरुष के नाम से किन्हें जाना गया? तो फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत राज्य नागवंशी राज्य के पूर्व में स्थित एक राजघराने में हुआ था। फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजा की मदद से क्योंझोर राज्य नागवंशी राज्य के दक्षिण में स्थित को पराजित किया था। फनी मुकुट राय का राज्य 66 परगना में विभाजित था। नेक्स्ट पॉइंट है फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुत्याम्बे को बनाया तथा वहां एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। फनी मुकुट राय ने भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया था। कहाँ पे? तो सुत्याम्बे में।
बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या की थी। फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो यहाँ पे एक सवाल बन जाता है, बागदेव सिंह के द्वारा फनी मुकुट राय की हत्या कर दी गई थी। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय शासक बने। प्रताप राय के शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चूटिया स्थानांतरित की तथा काशी तक के लोगों को चूटिया में बसाया। अब है नेक्स्ट शासक भीमकर्ण, जिसका पीरियड रहा है 1095 से लेकर के 1184 ईस्वी तक। भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक का नाम क्या था? तो भीमकर्ण। कर्ण की उपाधि कलचुरी राजवंश की उपलब्धि से प्रभावित थी। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमकर्ण ने सरगुजा के हैह वंशी रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया। इस विजय बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा व पलामू के टोरी, वर्तमान समय लातेहार जिला में स्थित है, पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई। इस लड़ाई में विजय बाद नागवंशियों का राज्य गढ़वाल राज्य की सीमा तक विस्तृत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भीमकर्ण भीमसागर का निर्माण कराया था। यहाँ पे एक सवाल बनता है, भीमसागर का निर्माण किसने करवाया था? तो भीमसागर का निर्माण भीमकर्ण के द्वारा बनाया गया था। नागवंशी राज्य की राजधानी चूटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के मार्ग के अत्यंत निकट, अतः नागवंशी राज्य पर मुस्लिम आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में अपनी राजधानी चूटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दी। अगला शासक का नाम है शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक था। शिवदास कर्ण ने 1401 ईस्वी में गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया था। हापा मुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण के द्वारा हापा मुनि मंदिर का निर्माण 1401 ईस्वी में करवाया गया था। शिवदास कर्ण ने इस मंदिर में सियानाथ देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। सियानाथ देव एक मराठा ब्राह्मण थे। चलिए नेक्स्ट शासक का नाम है प्रताप कर्ण। 1451 से 1469 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। प्रतापकर्ण के समय नागवंशी राज्य घटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। इस समय तमाड़ राजा ने नागवंशी राज्य की राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना लिया गया। प्रतापकर्ण को इस बंदी से मुक्ति पाने हेतु खैरागढ़ के खरवार राजा बागदेव की सहायता लेनी पड़ी। बागदेव ने तमाड़ के राजा को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे कर्णपुरा का क्षेत्र पुरस्कार के रूप में दे दिया गया। अगला शासक का नाम है छत्रकर्ण, जिनका शासनकाल 1469 ईस्वी से लेकर के 1496 ईस्वी तक रहा है। छत्रकर्ण लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा था। छत्रकर्ण के काल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई थी। इसी मूर्ति से प्रभावित होकर बंगाल के प्रख्यात वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। इन्होंने चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का वर्णन किया है। चैतन्य चरितामृत के
अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना के कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार किया था। झारखंड में अगर हम बात करें कि वैष्णव मत का प्रचार करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो आपको बताना होगा चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किए थे। अगला शासक का नाम है रामशाह। रामशाह मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। अधुनाथ शाह जिनका पीरियड रहा है 1715 से लेकर के 1724 ईस्वी तक। यह रामशाह के बाद नागवंशी शासक बना। नागवंशी शासक अधुनाथ शाह फर्रुखसियर के समकालीन था। 1717 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार सरबुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। सरबुलंद खां आक्रमण के पश्चात अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर दिया। 1719 से लेकर के 1722 ईस्वी तक टोरी परगना पर पलामू के चेरो राजा रंजीत राय का कब्जा रहा। अगला शासक का नाम है शिवनाथ शाह। 1724 से लेकर के 1733 ईस्वी। यह अधुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ शिवनाथ शाह का शासन था। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप शिवनाथ शाह ने फर्रुखदौला को 12,000 रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। नेक्स्ट शासक का नाम है उदयनाथ शाह। 1733 से लेकर के 1740 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। यह शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। इस समय बिहार का मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां था। बिहार का सूबेदार इस समय अलीवर्दी खां था। टेकरी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से अलीवर्दी खां वार्षिक मालगुजारी वसूलता था। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह द्वारा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से ही अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान किया जाना था। अगला शासक का नाम है श्याम सुंदर शाह। 1740 से लेकर के 1745 तक इनका शासनकाल का समय रहा है। यह उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। श्याम सुंदर शाह के शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण करने हेतु मराठों ने झारखंड का कई बार प्रयोग किया। 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल आक्रमण किया, परंतु बंगाल का तत्कालीन सूबेदार अलीवर्दी खां ने इसे खदेड़ दिया। फिर 1743 ईस्वी में मराठा रघुजी भोंसले ने भी बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की। इस शिकायत पर पेशवा बालाजी राव राजमहल के वामन गांव होते हुए बंगाल पहुंचा, जिसकी खबर पाकर रघुजी भोंसले मानभूम धनबाद होकर वापस अपने राज्य लौट गया। मराठों द्वारा बार बार बंगाल पर आक्रमण हेतु झारखंड का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप झारखंड से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया तथा मराठों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। 31 अगस्त 1743 को पेशवा बालाजी राव रघुजी भोंसले के बीच हुए एक समझौते के अनुसार झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोंसले का प्रभाव स्थापित हुआ। 1745 ईस्वी में रघुजी भोंसले संथाल परगना से होकर बंगाल में प्रविष्ट हुआ। कालांतर में मराठों ने छोटा नागपुर, खास पलामू, मानभूम आदि क्षेत्रों का जमकर शोषण किया। ये समय समय के अनुसार बदलता गया और अन्य राजाओं का शासन बढ़ते चला गया। अगला पॉइंट है नागवंशी शासक तथा अन्य तथ्य। 1498 ईस्वी में संध्या के राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिसे नागवंशी राजा ने खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण की सहायता से मुक्त कराया।
सरननाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। ठाकुर ऐनीनाथ शाह बड़कागढ़ के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी दोईसागढ़ से स्वर्णरेखा नदी के नज़दीक सतरंजी में स्थापित की थी। नागवंशी शासक ऐनीनाथ शाह ने 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। हटिया बाजार को ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने ही बसाया था। ठाकुर ऐनीनाथ शाह की 5 पत्नियां तथा 21 पुत्र थे, जिसका उल्लेख नागवंशावली में भी किया गया है। नागवंशी शासक मणिनाथ शाह ने सिल्ली, बुंडू, तमाड़, बरवा आदि के स्थानीय जमींदारों का दमन किया था। नागवंशी राज्य की राजधानियां। नागवंशी राजा अपने राज्य को बनाए रखने के लिए अपनी राजधानियां समय समय पर स्थानांतरित करते रहे। नागवंश की प्रथम राजधानी सुत्याम्बे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। नागवंश की राजधानियां तथा उसके संस्थापकों का क्रम निम्न इस प्रकार से दिया गया है। पहला है सुत्याम्बे। सुत्याम्बे का संस्थापक फनी मुकुट राय। दूसरा है चोटिया, जिसका संस्थापक प्रताप राय थे। फिर है तीसरा खोखरा, जिसका संस्थापक भीमकर्ण हुए। चौथा है दोईसा, जिसका संस्थापक दुर्जन शाह हुए। पांचवा है पालकोट, जिसका संस्थापक यदुनाथ शाह हुए। छठवां है पालकोट भावरो, जिनका संस्थापक जगन्नाथ शाह हुए। और सातवां है रातूगढ़, जिसका संस्थापक उदयनाथ शाह हुए। नेक्स्ट है पलामू का रक्सेल वंश। प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव में था। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। रक्सेलों की 2 शाखाएं थी। पहला है देवगन और दूसरा है कुंडेलवा। देवगन हरहरगंज व महाराजगंज से होकर आए एवं कुंडेलवा चतरा व पांकी से होकर गए। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। रक्सेलों की दोनों शाखाओं ने क्रमशः देवगन एवं कुंडेलवा में किले का निर्माण कराया तथा उसे अपनी राजधानी घोषित किया। कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवार रक्सेलों के समय की महत्वपूर्ण जनजातियां थी। इनमें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिनके शासक प्रताप धवल थे। रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया तथा 16वीं सदी में चेरों ने इन्हें अपदस्थ किया। अगला क्षेत्र है पलामू का चेरो वंश। चेरों ने रक्सेलों को पराजित कर अपने राज्य की स्थापना की। इस वंश की स्थापना संस्थापक 1572 ईस्वी में भागवत राय ने की थी। भागवत राय के द्वारा पलामू के चेरो वंश के द्वारा किया गया था, जो भागवत राय 1572 ईस्वी में किए। साहेब राय नेक्स्ट संस्थापक हैं। 1697 से लेकर के 1716 ईस्वी। ये बहादुर, जहांदर शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन थे। अगला शासक का नाम है रंजीत राय। 1716 से लेकर के 1722 इनका शासनकाल रहा है। यह साहेब राय का उत्तराधिकारी था। इनके शासनकाल में बिहार का मुगल सूबेदार सरबुलंद खां पलामू आया था। इन्होंने सरबुलंद खां से टोरी परगना पर कब्जा करके 1722 ईस्वी तक अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। अगला शासक का नाम है जय कृष्ण राय। 1722 से लेकर के 1770 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला ने चेरो राजा जय कृष्ण राय से 5,000 रुपये सालाना कर वसूला। 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का मुगल सूबेदार बनाया गया तथा इसने जय कृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक कर निर्धारित किया और इसे वसूलने का अधिकार टेकरी के राजा सुंदर सिंह को दे दिया।
1740 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन खान ने भी जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक कर निर्धारण किया। जैनुद्दीन खान के सैन्य अधिकारी हिदायत अली खान ने पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण भी किया था। यह मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर अंतिम आक्रमण था। (1750) से लेकर के 1765 ईस्वी के दौरान पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ और जयकृष्ण के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। इस दौरान दक्षिणी पलामू पर चेरो राजाओं का उत्तराधिकार रहा, जबकि उत्तरी पलामू पर राजपूत व मुस्लिम जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानें ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई तथा इन्होंने पलामू में इसका भरपूर लाभ उठाया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में यह पहला भाग था। इसका दूसरा भाग नेक्स्ट क्लास में